नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। ठीक हफ्ते भर पहले, यानी आज ही के दिन हफ्ते भर पहले चले जाइए तो 2 जून हमने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखलाया था। ये राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कानून बनाते हैं वह बिक रहे हैं, जिन्हें आने वाले वक्त में संसद में पहुंच के कानून बनाना है वो खरीदार हो चले हैं। रद्द तो नहीं हुआ है, लेकिन एक विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का जिक्र कर दिया गया है। सीबीआई जांच की बात कर रहा है चुनाव आयोग की, उस दिशा में हम बढ़ेंगे। लेकिन देखिए क्या कहा गया था उस दिन, किस रूप में। चलिए, इसमें आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये बतला दें कि किस रूप में ये बातचीत हुई है और यही वो विधायक हैं। चलिए सुना जाए। अभी हम आपकी बात कर लेते हैं। मेरा बात को, मेरा जो चुनाव का खर्च है आप दे दो। कितना है? नो प्रॉब्लम। मैं तो बोला ना अबव 5 बोल के पहले, मेरे को ज्यादा दो उनको कम दो, ऐसा हम लोग, हमारा जब टीम आता है तो टीम में एक ही रेट रहता है, टीम में 1 रेट रहता है, 2 रेट है। ठीक है। तो खुद ही नहीं बल्कि अपने साथी सहयोगों को भी शामिल करके कह रहे थे हम लोग टीम के रूप में काम करते हैं। तो ये हाल है इस देश में कानून बनाने वालों का। ये वाकई नया दौर है और इस नए दौर की स्थितियों को आज परखते हैं। सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर स्थितियों को परखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि नए दौर में नए इम्तिहान का जिक्र बार बार होता है। याद कीजिए, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद संसद में जब वो पहला भाषण दे रहे थे तो वो जिक्र करते थे पलामू का, बस्तर का, और बताते थे वहां तक कैसे दिल्ली को पहुंचना चाहिए। लेकिन किसे पता था, बरसों बरस बीतने के बावजूद भी जब जिक्र होगा बुंदेलखंड का और दिल्ली और लखनऊ से जिक्र होगा कि हमें वहां पहुंचना चाहिए, सरकारें नहीं पहुंचती है, वही पहुंच जाते हैं दिल्ली की सड़कों पर। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली की चकाचौंध, दिल्ली की भागम भाग और दिल्ली की झुलसा देने वाली गर्मी के बीच क्या कोई ठहर कर यह देख सकता है कि दिल्ली के फ्लाईओवरों के नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद बढ़ क्यों रही है? हर दिन नए चेहरे तादाद में, कुछ झुलसे चेहरे, कुछ सूख कर कांटा हो चुके बदन लिए चेहरे, तो कुछ बदहवासी में दिल्ली को टकटकी लगाकर देखते चेहरे। जी, इसी दौर में ऐसे सैकड़ों चेहरे उसी बुंदेलखंड से निकलकर दिल्ली में समा रहे हैं, जिन्हें बुंदेलखंड में खाना तो दूर, पीने का पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। कोई अकेले आया तो कोई परिवार के साथ, और हर किसी को अब तलाश है चंद पैसों की, क्योंकि दिल्ली में तो बिना पैसे मौत भी नहीं मिलती। तो फ्लाईओवर के नीचे रहते हुए भी कुछ काम, यह काम कुली का भी हो सकता है, ठेला खींचने का भी हो सकता है, और कुछ ना मिल पाए तो फिर भीख भी मांगी जा सकती है। हम 2 साल से सूखा पड़ा है, गल्ला खेती बाड़ी हो नहीं रहे तो उसमें से आ रहे। दाना पानी के लिए या कहें मौत से बचते हुए दिल्ली पहुंचे बुंदेलखंड का सच यह भी कि हर दिन 6000 लोग बुंदेलखंड छोड़ देते हैं, और बीते 2 बरस में 32 लाख लोग बुंदेलखंड छोड़ चुके हैं। जिले दर जिले लोग अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, चाहे वो बांदा हो, झांसी हो, चित्रकूट हो, महोबा हो, हमीरपुर हो, उरई जालौन हो, ललितपुर हो। ध्यान दीजिए, हर जगह से लाखों लोग बुंदेलखंड छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। हर कोई दिल्ली की तरफ नहीं, बल्कि कुछ कदम लखनऊ, कुछ कदम भोपाल, और कुछ उस शहर की तरफ बढ़ जाते हैं जहां जिंदगी को दाना पानी मिल सके। वहाँ पर वही काम धंधा है नहीं है, ऐसे ही काम धंधा है नहीं। वहाँ पर भी ऐसे ही पड़े पड़े रह जाते हैं। वहाँ पर भी ऐसे छोटा 2 पैसा कमा लेंगे यहाँ पर आके। यहाँ पर 2 पैसे की आमदनी नहीं है, सब ठेकेदार ले जाता है भिगा के, चलो इतने पैसे देंगे तो देंगे, काम करवा लेता है। और दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं, मजदूरी करने के लिए। सूखा की वजह से मतलब हमारे यहाँ पानी नहीं बरसा है। तो हालात इतने बुरे कि कभी फ्लाईओवर के नीचे, कभी सड़क किनारे कूड़े के ढेर के पास, तो कभी पार्क में पूरे परिवार के साथ जिंदगी जीने को अभिशप्त ज्यादातर बुंदेलखंडियों को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। क्योंकि दिल्ली में कभी काम मिलता नहीं, और कभी मिलता है या कोई ठेकेदार देता है तो काम कराने के बाद पैसा नहीं देता। वहाँ से अब गांव घर में काम नहीं लगता तो इधर आते हैं, क्या करें। तो चुनाई प्लास्टर का काम करते हैं साहब। काम करते थे वहाँ पे, मान लो ठेकेदार ने गाली दिया, भगा दिया है वहाँ से। नहीं आए तो हते ठेकेदार के साथ अकेले, उनने वो तो काम सही नहीं है तो उधर से भाग गया है। जमीन से पानी सूख गया,
हरे भरे खेत सूख गए और बदले में मिली तपती हुई गर्मी में खुले हुए फ्लाईओवर के नीचे ये रिहाइश। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकार के आंकड़े हैं कि हर रोज़ 6,000 लोग बुंदेलखंड छोड़ रहे हैं और बीते 2 सालों में 32 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। इन लोगों के सामने, जो कि अपने घर और अपनी ज़मीन से बेदखल हो चुके हैं, रोज़ी रोटी और काम का सवाल मुंह बाए खड़ा है। तो बुंदेलखंड वहीं के लोगों के लिए कितना अभिशप्त हो चला है, यह सिर्फ दिल्ली के फ्लाईओवर या दिल्ली के अलग अलग जगहों पर टिके बुंदेलखंडियों को देखकर एहसास भर नहीं होता, बल्कि इसके लिए बुंदेलखंड के भीतर भी झांकिए, जहां खेती खत्म हो चुकी है, जमीन सूख चुकी है, उनकी रसोई में दाना पानी नहीं, और उसके बाद जिंदगी की चक्की 2 पार्टों में। वापस जाएं तो घर में न खाना न हाथ में काम, और शहर आए, महानगर आए या देश की राजधानी दिल्ली में भी आए तो फिर हालात अनाथ वाले। तो सवाल यही, दिल्ली से कोई राहत चलकर बुंदेलखंड नहीं पहुंच पाई तो बुंदेलखंड की त्रासदी भोगते बुंदेलखंडी ही दिल्ली चले आए। वाकई ये नया दौर है और नए इम्तिहान के साथ मुंह बाए खड़ा है। मसला सिर्फ देश के भीतर नहीं, अगर देश के भीतर के हालातों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ले जाए तो मसला फिर दोबारा आता है परमाणु संधि का, याद कीजिए, और उसके जरिए आता है NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में सदस्यता कैसे मिले, इसको लेकर होड़का। आइए इस सिलसिले को शुरू करते हैं, क्योंकि याद कीजिए 8 बरस पहले जब परमाणु संधि हो रही थी, विरोध कौन कर रहा था और अब कौन साथ ही नहीं खड़ा है, बल्कि वो चाहता है कि सदस्य बन जाए। भारत अमेरिका के बीच 2008 में परमाणु करार हुआ तो सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी ने ही किया था। संसद के बाहर भी उस वक्त मनमोहन सिंह को बाखूबी मालूम था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने वाले देशों को टेक्नोलॉजी देने के लिए तभी तैयार किया जा सकता है जब परमाणु करार हो जाए, यानी देश के लिए अमेरिका संग परमाणु करार जरूरी है। तो मनमोहन सिंह ने उस वक्त कुर्सी दांव पर लगा दी। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में भारत सरकार जो जानकारी संसद को और देश की जनता को दे रही है, अमेरिकी सरकार जो जानकारी अपने लोगों को और अपने पार्लियामेंट को दे रही है, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। पूरी की पूरी एकता को और तो बीजेपी को तब लगा अमेरिका का साथ परमाणु करार का विरोध देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर सकता है, मनमोहन सिंह निपट सकते हैं। लेकिन 6 बरस बाद हालात उलट गए, सत्ता में बीजेपी आ गई और अमेरिका पर बीजेपी लट्टू हो गई। परमाणु करार कितना महत्वपूर्ण है, इसे अमेरिका जाकर प्रधानमंत्री मोदी भी कहने से नहीं चूके। In the fall of 2008, when the Congress passed the India-US Civil Nuclear Cooperation Agreement, it changed the very colors of leaves of our relationship. लेकिन ये अलग बात है कि राज्यसभा में कांग्रेस से बीजेपी की लड़ाई पर उन्होंने चुटकी अमेरिकी कांग्रेस में भी ले ली, लेकिन मनमोहन सिंह को याद करना जरूरी नहीं समझा। I have also witnessed a similar spirit in the Indian Parliament, especially in upper house. लेकिन फिलहाल मुद्दा यह नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में कैसे टकराते रहे हैं। सवाल तो यह है कि जो बीजेपी अमेरिका से परमाणु करार का महज 7-8 साल पहले विरोध कर रही थी, अब वो हर हाल में अगर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR की सस्ता चाहती है, तो फिर अमेरिका से निकटता के विरोध में अब जिस तरह चीन और पाकिस्तान खुलकर सामने आ गए हैं, उससे निपटा कैसे जाए। क्योंकि चीन और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत नए तरीके से शहमात का खेल शुरू कर रहे हैं, और उसमें अब समझना यह भी होगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों पड़ोस में हैं और दुनिया में NSG से कहीं आगे की लड़ाई भारत को अपनी जमीन पर अपने पड़ोसियों से ही लड़नी होगी, जहां देश के भीतर की राजनीति आपस में ना टकराए तो ही ठीक। लेकिन मुश्किल है क्या, आइए देखते हैं अगली रिपोर्ट। और यह मुश्किल इस रूप में है कि वाकई देशी राजनीति में अगर तालमेल नहीं बैठा तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मुश्किल होगी। वाकई नया दौर, नया इम्तिहान क्यों है, कैसे है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर चीन और पाकिस्तान अगर पड़ोस में है तो फिर मुश्किल क्या है।
18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और परमाणु परीक्षण क्या हुआ उसके महज 4 दिन बाद ही वही एनएसजी बना दी गई जिसका सदस्य बनने की राह में अब चीन रोड़ा है और अमेरिका साथ खड़ा है। जबकि मई 1974 में एनएसजी के गठन के बाद नवंबर 1975 में जब पहली बैठक हुई तो अमेरिका ने भारत के परमाणु परीक्षण का न सिर्फ खुलकर विरोध किया था बल्कि एशिया में इस तरीके के परमाणु परीक्षण को बड़ा खतरा बताते हुए कहा था कि अब एनएसजी के जरिए नए देशों पर परमाणु प्रसार की रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि भारत के परमाणु परीक्षण के वक्त उस वक्त माना गया कि एनएसजी के जरिए परमाणु हथियारों, उनके उत्पादन में इस्तेमाल हो सकने वाली तकनीक, उपकरण, सामान के प्रसार पर रोक लगाना या कम करना एनएसजी का लक्ष्य होगा। यानी परमाणु हथियार वाले देशों ने एक तरह से परमाणु हथियारों को फैलने देने से रोक पर चर्चा की। लेकिन एनएसजी की सदस्यता का सवाल भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ही नहीं बल्कि कोल्ड वार वाले हालात पैदा कर देगा, यह किसी ने सोचा ना होगा। क्योंकि अब भारत के पक्ष में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन से लेकर स्विट्जरलैंड और मैक्सिको तक आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश सलाहकार सरताज अजीज तो रूस, कोरिया और न्यूजीलैंड से बात भी कर रहे हैं कि भारत को एनएसजी का सदस्य न बनाया जाए। यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सवाल अब आतंकवाद सरीखे सवालों को भी हाशिए पर ढकेल दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को सदस्य बनाने का विरोध इसलिए होता रहा क्योंकि वहां परमाणु हथियार, लश्कर और जैश सरीखे आतंकी संगठनों के हाथ में जा सकते हैं। लेकिन चीन का मानना है कि क्षेत्रीय बैलेंस करने के लिए भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी एनएसजी का सदस्य बनाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दौर में चीन ने पाकिस्तान को परमाणु टेक्नोलॉजी की मदद भी लगातार की और अमेरिका के साथ भारत के सैन्य समझौते भी इस दौर में ही हो गए। यानी हालात खतरनाक दिशा में बढ़ रहे हैं, इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए नया दौर, नया इम्तिहान पाकिस्तान के मद्देनजर भारत के सामने इसलिए भी है कि अब पाकिस्तान बोलने से नहीं चूक रहा। हमें तशवीश तो है कि अगर हिंदुस्तान और अमेरिका के डिफेंस ताल्लुकात जो हैं वो इतने बढ़ेंगे कि उसमें हमारा जो रीजनल बैलेंस है, स्ट्रेटेजिक भी और कन्वेंशनल भी, वो बढ़ेगा तो हमें, और इस तशवीश को हम तमाम दुनिया से शेयर कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हमें अपनी हिफाजत तो करना है। वो हिंदुस्तान की, जैसे मैंने अमेरिका के अपने प्रायोरिटीज़ हैं और ज़ाहिर है कि वो उनकी प्रायोरिटी के मुताबिक जो कोऑपरेशन करना चाहते हैं उसे तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन हमें अपना जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये तो तय है कि चीन की शय मिलेगी, पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किल पैदा करना चाहेगा। लेकिन भारत भी अब समझ रहा है कि वाकई नया दौर है तो इम्तिहान नया है, नए तरीके से चुनौती को लेकर अब आगे बढ़ना होगा। तो एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मुद्दे ऐसे जिसके बाद अब भारत को साफ समझ में आ रहा है कि चीन भारत को घेरने की हर रणनीति पर काम कर रहा है। तो सवाल है कि क्या भारत ने भी चीन को जवाब देने की रणनीति पर अब काम करना शुरू कर दिया है? क्योंकि पहली बार रिपोर्ट तो यही है कि भारत चीन के ऐतराज को दरकिनार कर अब ब्रह्मोस मिसाइल उन देशों को बेचने जा रहा है जिन्हें इससे पहले चीन नहीं चाहता था कि मिसाइल उन्हें मिले। और सरकार ने मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस से मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने को कहा है, जिससे कि 5 देशों को मिसाइल बेचने के काम में तेजी लाई जा सके। इनमें वियतनाम प्रमुख है और बाकी देशों में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील है। महत्वपूर्ण है कि वियतनाम 2011 से ही ब्रह्मोस चाहता था, लेकिन चीन के ऐतराज के चक्कर में भारत कभी डील कर नहीं पाया। थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और यूएई के बाजार पर भी भारत की नजर है। इसकी बातचीत काफ़ी पहले से चल रही थी, लेकिन यूपीए सरकार थोड़ा रिलक्टेंट थी इनको देने में, क्योंकि उसे लगता था कि चाइना का ऑब्जेक्शन होगा। लेकिन इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मैं समझता हूँ एक बहुत बोल्ड डिसीजन है जो लिया है। मिस्टर स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दरअसल अमेरिका के समर्थन और जापान और वियतनाम जैसे देशों से मजबूत संबंधों ने भारत के रुख को बदल दिया है। और अब भारत आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सीधे घेरने से अगर नहीं चक रहा, तो दूसरी तरफ अब चीन जिस तरीके से भारत की घेराबंदी कर रहा था, तो चीन की रणनीति का माकूल जवाब देने के लिए भी भारत तैयार हो रहा है। और याद कीजिए तो कल प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस में
मार्टिन लूथर किंग के साथ महात्मा गांधी का जिक्र भी किया था। लेकिन जिक्र चूंकि नए दौर नए इम्तिहान का है, तो महात्मा गांधी के पोते, उनके छोटे बेटे थे रामदास, बड़े बेटे हरिलाल थे, छोटे बेटे रामदास, उनके बेटे हैं कनू गांधी। कनू गांधी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह बीजेपी अपने साथ ले जाए, इसके लिए एक बिसात बिछाई जा रही है, एक फार्मूला तैयार किया जा रहा है। गांधी जहां जहां गए वहां वहां कनू गांधी को बीजेपी ले जाएगी। लेकिन रिपोर्ट हम इस बारे में नहीं दिखा रहे हैं। रिपोर्ट है एक दूसरे गांधी के बारे में, नाम है वरुण गांधी। रिपोर्ट देखिए। यह वरुण गांधी का चक्रव्यूह नहीं बल्कि रास्ता जाता किधर है इसकी खोज है, क्योंकि वरुण की लोकप्रियता यूपी में बैठे बीजेपी नेताओं को पच नहीं रही। यूपी के नए नवेले अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने बकायदा वरुण गांधी की राजनीति को बीजेपी के खिलाफ करार देते हुए एक रिपोर्ट बना दी। रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के प्रभारी ओम माथुर को सौंप दी गई। तो ओम माथुर केंद्रीय संगठन मंत्री रामलाल और यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ वरुण गांधी से मुलाकात करने पहुंच गए और बात बात में संकेत दे दिए कि वरुण गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर से बाहर बिना पार्टी को जानकारी दिए अब न जाए। और जानकारी के मुताबिक वरुण के खिलाफ रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तक गई और उसी दौर में पीएमओ से वरुण गांधी को मिलने का बुलावा भी आ गया। यानी हर तरफ से संकेत यही निकले, वरुण गांधी या तो अब खामोश रहें, पहलकदमी कम करें, राजनीति सिमटा लें या फिर अलग रास्ता पकड़ लें। लोकप्रियता के तमाम दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी का चेहरा आगे रखने को तैयार नहीं दिख रही है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे के आसरे उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में उतरेगी। फैसला तो यूपी चुनाव से पहले होगा ही और इसके संकेत दोनों तरफ से मिलने भी लगे हैं, क्योंकि वरुण गांधी अगर ये मान रहे हैं कि दरअसल उनकी लोकप्रियता को लक्ष्मण रेखा पार करना बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर भी यह सवाल है कि वरुण गांधी कितने भी लोकप्रिय हों, लेकिन वो हैं तो गांधी परिवार के ही। और यूपी में हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग के जिस कॉकटेल को सियासी तौर पर बीजेपी और संघ परिवार आजमाना चाहती है, उसमें वरुण गांधी फिट बैठते नहीं, तो वरुण गांधी चेहरा हो नहीं सकते। इसीलिए बीजेपी ने वरुण गांधी के लिए इलाहाबाद की 1 मई की उस किसान रैली को कटघरा बनाया है, जिसमें वरुण गांधी को सीएम प्रोजेक्ट करने की मांग उठी। वरुण भी सांसद निधि का पैसा किसानों के बीच बांटते हुए इलाहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लोकप्रियता और अपनी ताकत दोनों दिखाई। और इसी बीच वरुण गांधी ब्रिगेड ने पोस्टर चस्पा कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बीमार घोषित करते हुए वरुण को यूपी का चेहरा इलाहाबाद में ही करार दिया, जिसे बीजेपी ने लक्ष्मण रेखा पार करना माना और वरुण गांधी को अल्टीमेटम दे दिया कि वह सुल्तानपुर के दायरे में रहें। वाकई ये नया दौर है, नया इम्तिहान है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह है, बिहार में नीलगाय गोलियों से मारी जा रही है। एक सवाल यह भी, 250 नीलगाय मारी जा चुकी, हजारों नीलगाय अब भी खेतों को रौंद दे रही है। कौन सा गीत जहन में आता है? जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार, खुश रहना